थर्ड पॉइंट जो था, जो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, वेरी ऑफ्टन ये कम अक्रॉस किया जाता है दिस टर्म्स जब ऑडिट कंडक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट ऑफ द चेकिंग। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ओज किया जा रहा है ओरिजिनल टू द स्टेटिस्टिकल थियरी ऑफ द सैम्पलिंग। डिसीजन जो होता है कि अगर हमको यूज़ करना है स्टेटिस्टिकल या तो नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच, वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो साइज़ होती है वो वैलिड नहीं क्राइटेरिया गिना जाता है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि स्टेटिस्टिकल लेना है या नॉन स्टेटिस्टिकल अप्रोच लेना है। फैक्टर्स जो है जिसको कंसिडर करना पड़ता है जब हम लोग डिसाइड करते हैं एक्सटेंड ऑफ द चेकिंग, कितना एक्सटेंड तक चेकिंग करेंगे सैम्पलिंग प्लान के अंदर। कौन सा फैक्टर्स है, तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द ऑडिट देखेंगे, स्टेट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स देखेंगे, एडिक्वेंसी एंड रिलायबिलिटीज ऑफ द बुक्स एंड द रिकॉर्ड्स देखेंगे, टॉलरेबल एरर्स देखेंगे कि कितना हम लोग सहन करेंगे एरर्स को, डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, डिग्री ऑफ डिज़ायर कॉन्फिडेंस देखेंगे कि कितना डिज़ायर कॉन्फिडेंस करना है हमको, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सैम्पलिंग अप्रोच। स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के अंदर सैम्पल रिजल्ट्स होता है वो मेजर किया जाता है एज टू द एडिक्वेट एंड रिलायबल, क्या वो एडिक्वेट है, रिलायबल है ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। जहाँ पर नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग होता है तो ऑडिटर का ओपिनियन डिटरमाइन करता है सैम्पल की साइज़ के ऊपर, लेकिन कैन नॉट बी मेजर, वो उसको मेजर नहीं किया जाता कि कितना दूर तक सैम्पल साइज़ फुलफ़िल करेगा ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स को। एडवांटेज देखते हैं स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग का। जो अमाउंट ऑफ द टेस्टिंग होता है, ब्रैकेट के अंदर सैम्पल साइज़, वो इंक्रीज़ नहीं करता है एप्रोप्रिएटनेस, वो इंक्रीज़ नहीं करता है क्या, एप्रोप्रिएटनेस। मतलब जो अमाउंट होता है टेस्टिंग का, मतलब सैम्पल की साइज़ जो होती है वो इंक्रीज़ नहीं होती है पॉपुलेशंस के इंक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ द एरियाज़ के अंदर से। मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो सैम्पल की साइज़ बढ़ेगी नहीं, सैम्पल की साइज़ तो उतनी ही रहेगी। सैम्पल सिलेक्शन जो होता है वो मोर ऑब्जेक्टिव्स होता है, मोर डिफेंडेबल होता है। मेथड जो होता है प्रोवाइड करने के लिए मेजर्स ऑफ द एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैम्पल साइज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक रिस्क एंड द प्रिसीजन्स, यानी कि जो मेथड जिससे एस्टिमेट किया जाता है कि कितना मिनिमम सैम्पल साइज लिया जाएगा, वो किसके बेसिस पे किया जाता है, स्पेसिफिक रिस्क एंड प्रिसीजन्स के बेसिस पे किया जाता है। प्रोवाइड करता है मीन्स फॉर डिराइविंग, मतलब जानने के लिए मदद करता है क्या, कैलकुलेटेड रिस्क एंड करस्पॉन्डिंग प्रिसीजन्स, यानी सैम्पल्स के एरर और कैलकुलेटेड रिस्क को जानने के लिए मदद करता है ये। प्रोबेबल डिफरेंस इन द रिजल्ट्स ड्यू टू द यूज़ ऑफ द सैम्पल्स इन ल्यू ऑफ एग्जामिनिंग ऑल द रिकॉर्ड्स इन द ग्रुप यूजिंग द सैम्पल्स ऑडिट प्रोसीजर्स। सैम्पल ऑडिट प्रोसीजर से हम लोग सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, मतलब सैम्पल्स जो रिजल्ट देगा, कोई रिजल्ट किसका होगा, पॉपुलेशन का होगा, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। इट में प्रोवाइड दैट द बेटर डिसीजंस, बेटर डिसीजन होता है जब लार्ज मास ऑफ द डेटा होता है, कंप्लीट करना होता है एग्जामिनेशन सारे डेटा का, तब ये यूज़फुल रहता है। सिंस जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होती है सच एज प्रोसेसिंग की, क्लिनिकल मिस्टेक्स की, वो लार्ज नहीं होती इसके अंदर। 6 देखते हैं, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड है वे ऑफ द सैम्पलिंग एज इट इज़ मोर साइंटिफिक, ये वाइडली एक्सेप्टेड है क्योंकि ये ज़्यादा साइंटिफिक है, विदाउट पर्सनल बायस, इसके अंदर पर्सनल बायस नहीं होता ऑडिटर का, एंड जो रिजल्ट होता है सैम्पल का वो भी इवेल्यूएट किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है ज़्यादा रिलायबल वे के अंदर। सम ऑडिट सर्कमस्टेंसेस के अंदर स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड जो होती है वो मे नॉट अप्रोप्रिएट, वो अप्रोप्रिएट नहीं होती। अब ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे तो वो हमको दिखाए जाएंगे। ऑडिटर शुड नॉट अटेम्प्ट, ऑडिटर अटेम्प्ट नहीं करता जब यूज़ करता है वो स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग, जब अनदर अप्रोच इज़ आइदर नेसेसरी, अगर अनदर अप्रोच ज़रूरी होता है तब वो यूज़ नहीं करता है स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग को, या तो अगर वो प्रोवाइड करेगा सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन इन लेस टाइम, अगर जो अदर अप्रोच है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन लेस टाइम के अंदर या तो लेस एफर्ट्स के अंदर, तो फिर सैम्पलिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर इंस्टेंस, मतलब इसके अंदर बताया गया कि वो ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे, तो एक्जैक्ट एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पर एक्जैक्ट एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर सैम्पल नहीं लगा सकते, या तो इन केस ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट, अगर लीगल रिक्वायरमेंट लॉ ही बोल रहा है कि यहाँ पर सैम्पलिंग नहीं लगेगा तो वहाँ पर नहीं लगाने का, एक्सेट्रा। समटाइम्स ऑडिट स्टाफ जो होता है उसके पास नॉलेज नहीं होती सैम्पलिंग टेक्निक्स कैसे यूज़ करें उसकी, इन सच सर्कमस्टेंसेस, उस सिचुएशंस के अंदर स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड इनअप्रोप्रिएट हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है सैम्पलिंग की प्रोसेस, सैम्पल डिसीजन, सैम्पल साइज, सैम्पल सिलेक्शंस मेथड, ऑडिट प्रोसीजर्स, नेचर्स एंड द कास्ट ऑफ द डिविएशंस एंड द मिसस्टेटमेंट्स, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट सैम्पलिंग, ऐसे लगाया जाता है सैम्पल।
सैम्पल डिज़ाइनिंग साइज़ एंड सिलेक्शंस ऑफ द आइटम फॉर टेस्टिंग। सैम्पल की क्या डिज़ाइन होगी, उसकी साइज़ कितनी होगी और किस आइटम्स को सिलेक्ट किया जाएगा सैम्पल के तौर पे टेस्ट करने के लिए। जब डिज़ाइन किया जाता है ऑडिट सैम्पलिंग को, तो ऑडिटर कंसिडर करता है पर्पस, किस पर्पस के लिए पर्पस कौन सा, ऑडिट प्रोसीजर्स का कौन सा पर्पस है जिसके लिए सैम्पल्स लिया जा रहा है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पे दिखता है वो पॉपुलेशंस की जिससे सैम्पल्स होता है वो लिया जाएगा, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशंस की जिससे सैंपल लिया जाएगा। ऑडिटर्स डिटरमाइन करता है सैंपल साइज़ को, जो कि सफिशिएंट है रिड्यूस करने के लिए सैंपल रिस्क। सैंपल साइज से हम लोग सैंपल रिस्क को रिड्यूस कर पाएंगे एंड एक्सेप्टेबल लोअर लेवल पे ऑडिटर जो है वो सिलेक्ट करता है आइटम्स को फॉर किसके लिए, सैम्पल्स के लिए, इन सच वे उस तरीके से ताकि जो सैम्पल्स यूनिट है इन द पॉपुलेशंस वो चेंज होती रहे सिलेक्शंस के अंदर, मतलब एक की एक आती ना रहे सैम्पल्स के अंदर, वो चेंज होती रहे। सैम्पल सिलेक्शंस होता है वो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशंस, मतलब सैम्पल्स जो भी लिया जाएगा वो पूरे पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब अगर सैम्पल से रिजल्ट जो निकल रहा है वो अच्छा है तो पूरे पॉपुलेशंस अच्छा होगा, और जो अगर ख़राब है तो ख़राब होगा पॉपुलेशन। सैम्पल डिज़ाइन एंड ऑडिट सैम्पल, जब डिज़ाइन किया जाता है ऑडिट सैम्पल को तो ऑडिटर कंसिडर करता है स्पेसिफिक पर्पस टू अचीव एंड द कॉम्बिनेशंस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, कि जो भी उसका ऑब्जेक्टिव्स है, स्पेसिफिक पर्पस जो भी है उसका, उसको अचीव करना है। एंड जो ऑडिट प्रोसीजर्स है उसको भी कंबाइन करना है। दिस इज़ लाइकली टू अचीव दैट द पर्पस, इससे हम लोग पर्पस को अचीव कर पाएंगे। कंसिडर करना है द नेचर ऑफ द ऑडिट एविडेंस, कि कितने नेचर तक का ऑडिट एविडेंस निकालना है, मतलब सॉर्ट करना है। एंड पॉसिबल डेविएशंस या तो मिस स्टेटमेंट्स, कंडीशंस या तो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू द ऑडिट एविडेंस विल बी असिस्टेड, इन सब को भी असिस्ट किया जाएगा। किसको, डेविएशंस को, मिस स्टेटमेंट्स को, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन सब को क्या किया जाएगा असिस्ट किया जाएगा। इन डिफाइनिंग द कंस्टिट्यूट डेविएशंस या तो मिस स्टेटमेंट्स, जब कंस्टिट्यूट डिफाइन करने के लिए किसको डिफाइन करना है, डेविएशंस को या तो मिस स्टेटमेंट्स को, व्हाट पॉपुलेशंस टू यूज़ द सैम्पल, के कौन सी पॉपुलेशन को यूज़ किया जाएगा सैम्पल के लिए। फुलफिल करना है रिक्वायरमेंट ऐसे 500 के हिसाब से, जहाँ पर क्या है ऑडिट एविडेंस है। जब परफॉर्म किया जाएगा ऑडिट सैम्पलिंग तो ऑडिटर परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करने के लिए एविडेंस, जहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है जहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है फ्रॉम विच जिससे ऑडिट सैम्पलिंग ड्रॉन किया गया है, मतलब निकाला गया है, वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी जो पॉपुलेशन होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऑडिटर कंसिडर करता है पर्पस, किस पर्पस के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ऑडिटर क्या कंसिडर करता है, पर्पस, किसका पर्पस, ऑडिट प्रोसीजर्स का, जिसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या कंस्टिट्यूट करना है डेविएशंस, मतलब किससे डेविएशंस होगा, या तो मिस स्टेटमेंट्स होगा या तो ऑल, दोनों, ऑल यानी सारी चीज़ें। एंड ओनली दोज कंडीशंस जो कि रिलेवेंट होती है इस पर्पस के लिए ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स आर इंक्लूडेड इन द इवेल्युएटिंग ऑफ द डेविएशंस या तो प्रोजेक्शंस या तो मिस स्टेटमेंट्स। और इससे क्या कर पाएंगे, इवेल्युएट कर पाएंगे के जो रिलेवेंट पर्पस है ऑडिट प्रोसीजर्स का, जिसके अंदर क्या होता है इवेल्युएट करना डेविएशंस, प्रोजेक्शंस एंड मिस स्टेटमेंट्स, वो उसको क्या कर पाएंगे हम लोग देख पाएंगे कि ये हो रहा है ना। एग्जाम्पल के तौर पे इन टेस्ट ऑफ द डिटेल्स के अंदर जो एक्सिस्टेंस ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल्स होता है उसकी अगर टेस्ट ऑफ डिटेल किया जा रहा है तो कन्फर्मेशंस पेमेंट मेड बाय द कस्टमर्स, क्या लेना पड़ेगा, कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा कि जो भी पेमेंट किया गया है कस्टमर्स के द्वारा, पेमेंट मेड बाय द कस्टमर्स बिफोर द कन्फर्मेशन डेट बट रिसीव शॉर्टली आफ्टर द डेट बाय द क्लाइंट, मतलब कन्फर्मेशंस लिया गया है और वो उसका पैसा आ भी गया है क्लाइंट के पास तुरंत ही, आर नॉट कंसिडर्ड अ मिस स्टेटमेंट, ये मिस स्टेटमेंट नहीं होगा कि जैसे ही हमने कन्फर्मेशन भेजा और वैसे ही क्या हो गया क्लाइंट के अकाउंट के अंदर पैसा आ गया, तो ये मिस स्टेटमेंट्स नहीं गिना सकते हम लोग कि ये मिस स्टेटमेंट नहीं होगा। ऑल्सो रॉन्ग पोजीशंस बिटवीन द कस्टमर्स अकाउंट्स, रॉन्ग पोस्टिंग अगर किया गया है कस्टमर्स के अकाउंट्स के अंदर, ये भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया कि टोटल अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस जो है उसको, यानी अगर रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया गया है कस्टमर्स के अकाउंट के अंदर तो ये भी अफेक्ट नहीं करेगा टोटल अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस को, मतलब जो भी अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है वो तो सेम का सेम ही रहेगा जो कि बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, तो ये भी क्या होगा, सिर्फ पोस्टिंग के अंदर एरर होगी, ये कोई मिस स्टेटमेंट नहीं होगा। देयरफॉर इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि हम लोग कंसिडर करेंगे मिस स्टेटमेंट्स को, इन मिस स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए सैम्पल रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए। इवन दो फिर भी इम्पॉर्टेंट
इफेक्ट जो होती है अदर एरियाज ऑफ द ऑडिट के अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेस करना है रिस्क ऑफ द फ्रॉड या तो अदर एडिक्वेंसीज ऑफ द अलाउंसेस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स, इनको भी हमको चेक करना पड़ेगा कि कोई रिस्क ऑफ द फ्रॉड तो नहीं है ना, कोई एडिक्वेंसीज तो नहीं है ना अलाउंस के लिए अंदर, या तो डाउटफुल अलाउंस के अंदर फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स के अंदर, इनको भी हमको देखना पड़ेगा। इन कंसिडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हुए पॉपुलेशंस की जो टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स होता है, ऑडिटर असेस करता है कि कितने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द डेविएशंस निकलेंगे, किसके ऊपर से, अंडरस्टैंड करके रिलेवेंट कंट्रोल्स को देख के वो एक्सपेक्ट करता है कि कितने रेट ऑफ डेविएशंस होंगे, या तो एग्जामिन करता है वो स्मॉल नंबर्स ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशंस में से स्मॉल नंबर्स ऑफ द आइटम्स को एग्जामिन करता है। दिस असेसमेंट इज़ मेड इन ऑर्डर टू डिज़ाइन, ये असेसमेंट किया जाता है ताकि ऑडिटर डिज़ाइन कर पाए, ऑडिट सैम्पलिंग को डिटरमाइन कर पाए कि कितना उसको सैम्पल साइज़ लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द डेविएशंस अनएक्सपेक्टेबली हाई होता है, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लो होगा लेकिन वहाँ पर हाई निकलता है, तो ऑडिटर क्या करता है, डिसाइड करता है कि परफॉर्म नहीं करना है टेस्ट ऑफ द नॉट टू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ द कंट्रोल, फिर ऑडिटर टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स को परफॉर्म नहीं करता है। सिमिलरली फॉर द टेस्ट ऑफ द डिटेल के लिए ऑडिटर क्या करता है, असेस करता है, एक्सपेक्ट करता है मिस स्टेटमेंट्स इन द पॉपुलेशन के कितनी मिस स्टेटमेंट पॉपुलेशन के अंदर हो सकती है। एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी मिस स्टेटमेंट्स है वो हाई होगी। 100% एग्जामिनेशन या तो यूज़ किया जाता है लार्ज सैम्पल साइज़ का, मतलब यहाँ पर एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हाई होगी, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स वीक है इसलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, लार्ज सैम्पल साइज लिया जाएगा, जो कि अप्रोप्रिएट भी है परफॉर्म करने के लिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स। कंसिडर किया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है जब सैम्पल्स को ड्रॉन किया जाता है, मतलब सैम्पल को उठाया जाता है, जब ऑडिटर डिटरमाइन करता है स्ट्रेटिफिकेशंस या तो वैल्यू वेटेड सिलेक्शन इज़ अप्रोप्रिएट। ऑडिटर सोचता है, डिटरमाइन करता है कि स्ट्रेटिफिकेशन से जाएगा या वैल्यू वेटेड सिलेक्शन से जाएगा। ये दोनों हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ये दोनों टेक्निक है, स्ट्रेटिफिकेशंस क्या होता है एंड वैल्यू वेटेड सिलेक्शंस क्या होता है। इन कंसिडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, जब कंसिडर करते हैं पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को सैम्पल्स के लिए, सैम्पल ड्रॉन करने के लिए, तो ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि वो स्ट्रेटिफिकेशंस पे जाएगा या तो वेटेड या तो वैल्यू वेटेड सिलेक्शंस पे जाएगा, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन टेक्निक्स पे जाएगा। ऐसे 530 जो है वो प्रोवाइड करता है गाइडेंस ऑडिटर को कि यूज़ कीजिए स्ट्रेटिफिकेशंस या तो वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग टेक्निक्स को। स्ट्रेटिफिकेशंस क्या होता है, तो स्ट्रेटिफिकेशंस क्या होता है, तो ये ऑडिट एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है स्ट्रेटिफिकेशन से अगर ऑडिटर स्ट्रेटिफाइड करता है पॉपुलेशंस को। स्ट्रेटिफाइड करना मतलब टुकड़ों में बांट देना, कैसे, डिवाइड करने से, डिस्क्रीट सब पॉपुलेशंस के अंदर पॉपुलेशन को टुकड़ों में बांट दिया है, विच हैव एन आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। मतलब डेटल्स है तो डेटल्स को टुकड़ों में बांटा है, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स को टुकड़ों में बांटा है, वैसा आइडेंटिफाइंग वैसे क्या हो गया, आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। जो ऑब्जेक्टिव्स होता है स्ट्रेटिफिकेशंस का इज़ टू रिड्यूस्ड, यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है किसको, वेरिएबिलिटीज़ ऑफ द आइटम्स को, मतलब वेरिएशंस होती है आइटम्स के अंदर, उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है विद इन ईच स्ट्रेटम, हर एक स्ट्रेटम के अंदर। एंड देयरफॉर ये अलाउड करता है सैम्पल साइज़ को सैम्पल साइज़ को टू बी रिड्यूस, यानी इससे हम लोग सैम्पल साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द सैम्पल रिस्क इसके अंदर बढ़ेगा नहीं। परफॉर्म करना है टेस्ट ऑफ द डिटेल्स, जब परफॉर्म किया जाता है टेस्ट ऑफ द डिटेल्स तो जो पॉपुलेशंस होती है वो स्ट्रेटिफाइड की जाती है मॉनिटर करके, मतलब वैल्यू को भी ध्यान में रखा जाता है। ये अलाउ करता है ग्रेटर ऑडिट एफर्ट्स को डायरेक्ट करने के लिए लार्ज वैल्यूज़ आइटम्स, मतलब लार्ज वैल्यूज़ आइटम्स होगी उसको सैम्पल्स के अंदर पहले ले लिया जाएगा। एज दिस आइटम्स जो है वो कंटेन करता है ग्रेटर पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स, यानी लार्ज वैल्यू के अंदर क्या होगा, ज़्यादा पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है इन द आइटम्स ऑफ द के, वो जो आइटम्स होगी वो क्या हो जाएगी, ओवर स्टेटेड हो जाएगी। ऐसी क्या होगी, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती है कि जो आइटम्स है जिसके अंदर ज़्यादा वैल्यू है वो ओवर स्टेटेड हो सकती है। सिमिलरली जो पॉपुलेशन जो होती है वो भी स्ट्रेटिफाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर इंडिकेट किया जाता है कि हाई रिस्क ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स जो है उनको भी सैम्पलिंग्स में ले लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल्स जब टेस्ट किया जाता है अलाउंस फॉर द डाउटफुल अकाउंट्स का, यानी प्रोविजन जो बनाया जाता है उसको अगर टेस्ट किया जाता है वैल्यूएशंस के अंदर, इन अकाउंट वैल्यूएशंस ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल्स के अंदर, तो बैलेंस जो होता है उसको स्ट्रेटिफाइड किया जाता है एजिंग के अंदर, मतलब एजिंग कर दिया जाता है कि डिटेल्स है तो डिटेल्स के
डिटेल्स यहाँ पर क्या था, रिसीवेबल्स था, तो उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, अकाउंट रिसीवेबल्स के अंदर बाइफर्केशन कर दिया जाता है कि 6 महीने के नीचे वाले कितने हैं, 6 महीने के ऊपर वाले कितने हैं जो आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड किया है एज के हिसाब से। स्ट्रेटिफिकेशंस क्या होता है, डिवाइड करना है पॉपुलेशंस को डिस्क्रीट सब पॉपुलेशंस के अंदर, जो आइडेंटिफाइड करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटिफिकेशंस। हर सब पॉपुलेशंस को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटम, एंड जो भी यूनिट्स होंगे सब पॉपुलेशंस के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटा। जो रिजल्ट होता है ऑडिट प्रोसीजर्स का, जो अप्लाइड किया जाता है सैम्पल आइटम्स के ऊपर विद इन द स्ट्रेटम्स के अंदर, वो कैन ओनली बी प्रोजेक्टेड, उसको हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं टू दी आइटम्स जो कि मेकअप किया गया है दैट स्ट्रेटम। यानी जो भी रिजल्ट होता है ऑडिट प्रोसीजर्स का, वो अप्लाइड किसके ऊपर किया जाएगा, सैम्पल आइटम्स के ऊपर जो कि स्ट्रेटम के अंदर है, कैन बी प्रोजेक्टेड, और उससे प्रोजेक्ट किया जाएगा कि जो आइटम्स है वो कैसी होगी स्ट्रेटम के अंदर, यानी जो स्ट्रेटम्स के अंदर आइटम्स कैसी होगी उसका प्रोजेक्शंस किया जाता है यहाँ पर। टू ड्रॉ अ कंक्लूजन्स, यानी जब कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया जाता है एंटायर पॉपुलेशंस के अंदर, तो ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ता है रिस्क कितना होगा मटेरियल में स्टेटमेंट्स का इन रिलेशंस टू वॉट एवर द अदर स्ट्रेटा मेक्स अप द एंटायर पॉपुलेशंस। यानी रिस्क कितना होगा किसके अंदर, ऑडिटर क्या कंसिडर करता है, रिस्क कितना होगा मटेरियल में स्टेटमेंट्स का इसके रिलेशंस में, कि अदर स्ट्रेटा के अंदर कितना रिस्क हो सकता है। अगर अदर स्ट्रेटा के अंदर रिस्क होगा तो वो पॉपुलेशंस को भी क्या करेगा, रिलेट करेगा। जो रिज़ल्ट होगा सैम्पलिंग का फ्रॉम द यूनिट ड्रॉन, जो भी यूनिट निकाले गए हैं हर सब पॉपुलेशन से, वो प्रोजेक्ट किया जाता है टू रेस्पेक्टिव स्ट्रेटम, मतलब उसको प्रोजेक्ट किया जाता है रेस्पेक्टिव स्ट्रेटम के बेसिस पे। इन ऑर्डर टू ड्रॉ, अगर ड्रॉ किया जाता है ओपिनियन ओवरऑल पॉपुलेशंस के बेसिस पे, ऑडिटर क्या करता है, अपना ओपिनियन बनाता है ओवरऑल पॉपुलेशंस के बेसिस पे। ऑडिटर को कंबाइन करना पड़ता है इसके लिए रिजल्ट्स को, सारे स्ट्रेटम के रिजल्ट को कंबाइन करके ऑडिटर क्या बनाएगा, अपना ओपिनियन देगा टू चेक, वो चेक करेगा कि कितना डेविएशंस आ रहा है, या तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स ऑफ ईच स्ट्रेटम, जो भी प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स होगा हर स्ट्रेटम का, उसको कंबाइन किया जाएगा टुगेदर कंसिडर करने के लिए पॉसिबल इफेक्ट्स के, उसकी इफेक्ट्स क्या हो रही है मिस स्टेटमेंट्स इन द अकाउंट्स बैलेंस के ऊपर एंड क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। एग्जाम्पल दिया गया है 20% आइटम्स जो पॉपुलेशन के अंदर है उसको लिया गया है 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द अकाउंट्स बैलेंस के लिए, यानी 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 90% वैल्यू बता रही है अकाउंट बैलेंस की, यानी 20% जो क्या है पॉपुलेशन है उसका 90% वैल्यू है, यानी 90% उसकी वैल्यू है। तो जो ऑडिटर है वो डिसाइड करेगा एग्जामिन करने के लिए सैम्पल्स ऑफ दिस आइटम्स, मतलब ऑडिटर इन्हीं आइटम को पकड़ेगा, ये जो 20% पॉपुलेशन वाली आइटम्स है इन्हीं को पकड़ेगा और इन्हीं को चेक करेगा, क्योंकि इसके अंदर 90% ऑफ द वैल्यू कवर हो रही है। ऑडिटर इवेलुएट करता है रिजल्ट ऑफ दिस सैम्पल and reach the conclusions on the 90% of the value separately from the remaining 10%, मतलब वो 90% को सेपरेटली चेक करेगा और 10% को रिमेन, मतलब जो रिमेनिंग 10% है हो सकता है उसके अंदर से वो चेक ना भी करे, वो कंसिडर करे कि ये इमटेरियल है। फर्दर जो सैम्पल्स ब्रैकेट के अंदर लिखा है ऑन विच द फर्दर सैम्पलिंग या तो अदर मीन्स ऑफ जनरेटिंग द ऑडिट एविडेंस विल बी यूज्ड, यानी ये जो 10% वाली आइटम्स होगी इसके अंदर क्या करेगा वो फर्दर सैंपल लगा सकता है, या तो हो सकता है वो अदर मीन्स यूज़ करे ताकि उसको ऑडिट एविडेंस मिल जाए, या तो हो सकता है वो इसको कंसिडर भी ना करे, इसको इमटेरियल कर दे। वैल्यू वेटेड सिलेक्शंस क्या होता है, जब परफॉर्म किया जाता है टेस्ट ऑफ द डिटेल्स, तो ये बहुत ही एफिशिएंट होता है कि आइडेंटिफाइड करना है कि सैम्पल्स यूनिट जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी। इंडिविजुअल मॉनिटरी यूनिट्स मेकअप द पॉपुलेशंस, यहाँ पर क्या कंसिडर कर दिया जाता है कि मॉनिटरी यूनिट्स कितनी है, मतलब वैल्यू कितनी है इंडिविजुअल्स की, मतलब इंडिविजुअल आइटम्स की मॉनिटरी वैल्यू कितनी है, उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर सैम्पल्स को ड्रॉन किया जाता है पॉपुलेशंस में से। हैविंग सिलेक्टेड स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट्स, जब सिलेक्ट किया जाता है स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट्स को विद इन द पॉपुलेशंस में से, फॉर एग्जांपल के तौर पे जो अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस है, ऑडिटर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस को पर्टिकुलर आइटम्स का। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल बैलेंस जो है वो कंटेन करता है मॉनिटरी यूनिट्स को, यानी इंडिविजुअल बैलेंस मतलब हर एक अकाउंट्स का इंडिविजुअल बैलेंस देखेगा और उसके अंदर से सैंपल सिलेक्ट करेगा, जो कि हाई होगा उसको पहले सिलेक्ट कर लिया जाएगा सैंपल्स के अंदर। ऑन द बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या होता है, कि यहाँ पर जो सैंपल्स यूनिट जो होती है
जो एफर्ट्स होती है डायरेक्ट करने के लिए लार्ज वैल्यू ऑफ द आइटम्स, यानी मतलब लार्ज वैल्यू ऑफ द आइटम्स पूरी कवर्ड हो जाती है इसके अंदर, उसका चेकिंग हो जाता है बिकॉज क्योंकि ग्रेटर चांस होता है सिलेक्शंस का इसके अंदर एंड कैन रिजल्ट, इसके अंदर रिजल्ट्स भी होता है कि स्मॉलर सैम्पल साइज भी निकल के आएगी। अप्रोच जो होता है यूज करने के लिए कंजंक्शंस विद द सिस्टमेटिक मेथड्स ऑफ द सैम्पलिंग सिलेक्शंस एंड द मोस्ट एफिशिएंट व्हेन सिलेक्टेड आइटम यूज द रैंडम सिलेक्शंस। ये यूज़ किया जाता है, इसके अंदर यूज़ किया जाता है कंजंक्शंस सिस्टमेटिक मेथड्स ऑफ द सैम्पलिंग सिलेक्शंस के लिए, एंड ये मोस्ट एफिशिएंट भी है जब सिलेक्ट करनी होती है रैंडम सिलेक्शंस के बेसिस पे आइटम्स को। इन द वैल्यू वेटेड सिलेक्शंस के अंदर जो सैम्पल साइज़ होती है उसका सिलेक्शंस, सैम्पल्स का साइज़, सिलेक्शंस उसका, इवेल्यूएशंस रिज़ल्ट का जो भी कंक्लूजन्स आया है मॉनिटरी अमाउंट के अंदर, वो सब देखा जाता है यहाँ पर वैल्यू के बेसिस पे सैम्पल्स को सिलेक्ट किया जाता है और लार्ज वैल्यू जो भी होती है उन ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर सैम्पलिंग्स में पहले ले लिया जाता है ताकि वो लोग छूट ना जाए, क्योंकि उसमें शायद तक मशीन स्टेटमेंट हो सकती है, ओवर स्टेटमेंट्स हो सकती है। सैम्पल साइज़ क्या होता है, तो ऑडिटर डिटरमाइन करता है सैम्पल साइज़ सफिशिएंट टू रिड्यूस द सैम्पल रिस्क। सैम्पल साइज़ ऑडिटर डिटरमाइन करता है ताकि वो रिड्यूस कर पाए सैम्पल के रिस्क को एक्सेप्टेबली लोअर लेवल पे। जो लेवल ऑफ द सैम्पलिंग रिस्क होता है, जहाँ पर ऑडिटर का विलिंगनेस होता है एक्सेप्ट करने के लिए, जो अफेक्ट करेगा सैम्पल साइज़ रिक्वायरमेंट, यानी कितनी सैम्पल की साइज़ होनी चाहिए, वो ऑडिटर के विलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑडिटर कितना विलिंग है, कितना चाहता है कि कितना वो सैम्पल साइज़ रखेगा। लोअर द रिस्क ऑडिटर विल विलिंग टू एक्सेप्ट, अगर रिस्क कम है तो ऑडिटर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ग्रेटर द सैम्पल साइज़ विल नीड टू बी, सैम्पल साइज़ ग्रेटर रखेगा वो। लोअर अगर रिस्क होगा तो ऑडिटर एक्सेप्ट कर लेगा। ग्रेटर दिस सैम्पल साइज़ विल नीड टू बी, सैम्पल साइज़ कैन बी डिटरमाइन, सैम्पल साइज़ को डिटरमाइन किया जाता है बाय एप्लीकेशंस ऑफ द स्टेटिस्टिकल बेस्ड फार्मूला, स्टेटिस्टिकल फार्मूला लगा के एप्लीकेशन बेस्ड जो स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज है उसको लगा के सैम्पल साइज़ को डिटरमाइन किया जाता है, या तो थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट, या तो ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर सैम्पल साइज़ डिसाइड कर सकता है कि कितनी सैम्पल साइज़ होगी। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, यहाँ पर वेरियस फैक्टर्स दिए गए हैं जहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है सैम्पल साइज़ को। सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर सिमिलर इफ़ेक्ट्स होती है सैम्पल साइज़ की ऑफ द फैक्टर्स, जहाँ पर सिमिलर रिगार्ड्स होता है, जहाँ पर स्टेटिस्टिकल या तो नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पल चूज़ करना होता है, यानी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर चूज़ करता है कि उसको स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में जाना है या नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग चूज़ करना है। एग्जांपल्स ऑफ द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करेंगे सैम्पल साइज़ को, टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स के लिए, यहाँ पर कंट्रोल्स की बात की गई है, तो कंट्रोल्स के अंदर अगर चेकिंग हो रही है तो उसके अंदर कितना सैम्पल्स सिलेक्ट करेगा ऑडिटर, उसका क्या सैम्पल साइज़ रहेगा वो बताया जा रहा है। फॉलोइंग फैक्टर्स जो है ऑडिटर कंसिडर करेगा डिटरमाइन करने के लिए सैम्पल साइज़ फॉर टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स। फैक्टर्स जो हैं उसको कंसिडर करना पड़ेगा टुगेदर, मतलब साथ में कंसिडर करना पड़ेगा। अज्यूम करते हैं कि ऑडिटर डज नॉट मॉडिफाइड, ऑडिटर मॉडिफाइड नहीं करेगा नेचर्स या तो टाइमिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स को, या तो वो मॉडिफाइड नहीं करेगा, या तो वो मॉडिफाइड करेगा अप्रोच टू सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, यानी वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए भी जा सकता है इन रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क, असेस करने के लिए रिस्क को। जब इंक्रीज होता है एक्सटेंट to which the auditor risk assessment takes into accounts the relevant controls, जब इंक्रीज़ किया जाता है एक्सटेंट जहाँ पर ऑडिटर रिस्क असेसमेंट को कंसिडर करता है जो कि रिलेवेंट कंट्रोल्स के ऊपर रिस्क असेसमेंट के, मतलब ऑडिटर चेक करता है कि कितना रिस्क होगा कंट्रोल्स के अंदर, तो वो क्या करता है इंक्रीज़ कर देता है एक्सटेंट, मतलब उसकी चेकिंग बढ़ा देता है देखने के लिए कि कितना रिस्क होगा इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर। मोर अश्योरेंस द ऑडिटर इंटेंड टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, अगर ज़्यादा एश्योरेंस ऑडिटर को चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा कि जो कंट्रोल्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। लोअर ऑडिटर एश्योरेंस होता है जहाँ पर रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट विल बी, जहाँ पर रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स होगा वहाँ पर ऑडिटर का एश्योरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लार्ज द सैम्पल साइज़, ज़्यादा सैम्पल साइज़ ज़रूर पड़ेगी जब क्या होगा इंटरनल कंट्रोल्स जो हो गए वो क्या होंगे, वीक होंगे,
यानी इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे इफेक्टिवली जब यहाँ पर ज़्यादा सैम्पल साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। व्हेन द ऑडिटर असेस द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसट्रीटमेंट, जब ऑडिटर असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट असल्सन लेवल पे, तो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एक्सेप्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, यानी प्रॉपरली इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है ना क्या ये जो भी इंटरनल कंट्रोल्स है ये वो चेक किया जाता है। ऑडिटर रिक्वायर्ड करता है परफॉर्म करने के लिए टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स, मतलब ऑडिटर क्या करेगा, देखेगा, परफॉर्म करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को लेकर। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, दूसरी सारी थिंग्स जो है वो सब इक्वल रहेगी। ग्रेटर रिलायंस किया जाता है ऑडिटर क्यों, ऑडिटर ग्रेटर रिलायंस करेगा मतलब ज़्यादा भरोसा करेगा किसके ऊपर, अगर इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे होंगे इफेक्टिवली तो ऑडिटर ज़्यादा भरोसा करेगा। रिस्क असेसमेंट ग्रेटर द एक्सटेंट ऑडिट टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स, और effectiveness of the controls in the risk assessment, effectiveness of the controls in the risk assessment, the greater is the extent of the auditor's test of the controls। ऑडिटर क्या करेगा, ग्रेटर एक्सटेंट तक टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स करेगा, मतलब टेस्ट करेगा कंट्रोल्स का, मतलब ज़्यादा टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स करेगा ताकि उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट से वो पता चल पाए कि कितनी है, ज़्यादा है या कम है। अगर कम होगी तो ऑडिटर कम सैम्पल साइज़ में भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर ज़्यादा होगी मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो ऑडिटर को ज़्यादा सैम्पल साइज़ लेना पड़ेगा। इसके लिए उसको एश्योरेंस लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो टेस्ट है कंट्रोल्स की उसको ज़्यादा चेक करना पड़ेगा ताकि वो ये देख पाए कि जो इंटरनल कंट्रोल से वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। दस द सैम्पल साइज़ विल बी इंक्रीज, इसके अंदर सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स जो है इफेक्टिवली चेक करने के लिए ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स ज़्यादा देखना पड़ेगा, एक्सटेंट उसका बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर सैम्पल साइज़ भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। देयर इज़ एन इंक्रीज़, यहाँ पर इंक्रीज़ होता है अगर टॉलरेबल रेट ऑफ द डेविएशंस, मतलब ऑडिटर का टॉलरेबल रेट ऑफ द डेविएशंस, ऑडिटर अगर क्या कर रहा है, टॉलरेबल रेट ऑफ द डेविएशंस अगर ऑडिटर बढ़ा रहा है उसका, तो जो सैम्पल साइज़ होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब सैम्पल साइज़ फिर ऑडिटर क्या करेगा, कम सैम्पल्स लेगा। एज लोअर द टॉलरेबल रेट ऑफ द डेविएशंस लार्जर द सैम्पल साइज़ नीडेड, अगर टॉलरेबल रेट कम होगा ऑडिटर का तो क्या करेगा, लार्जर सैम्पल साइज़ लेगा। टॉलरेबल एरर्स, अगर मैक्सिमम एरर होती है पॉपुलेशंस के अंदर तो ऑडिटर क्या करेगा, रेडी टू एक्सेप्ट इन द गिवन सैम्पल साइज़, मतलब अगर टॉलरेबल एरर्स अगर मैक्सिमम एरर्स होती है इन द पॉपुलेशंस, अगर ज़्यादा पॉपुलेशंस के अंदर एरर होती है और अगर ऑडिटर टॉलरेबल अगर ऑडिटर के लिए वो टॉलरेबल है, मतलब टॉलरेबल एरर्स इज़ द मैक्सिमम एरर। टॉलरेबल एरर क्या है, मैक्सिमम एरर्स है पॉपुलेशंस के अंदर। टॉलरेबल एरर्स क्या होती है, मैक्सिमम एरर्स होती है, मैक्सिमम एरर्स होती है पॉपुलेशंस के अंदर जो ऑडिटर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है सैम्पल साइज़ के लिए, गिवन सैम्पल साइज़ के लिए। सिमिलरली जो टॉलरेबल एरर्स होती है लार्ज विल बी द सैम्पल साइज़, अगर स्मॉल टॉलरेबल एरर्स होगी तो लार्ज सैम्पल साइज़ होगा। स्मॉल द टॉलरेबल एरर्स, लार्ज विल बी द सैम्पल साइज़, मतलब अगर टॉलरेबल लेवल्स कम होगा, मतलब ऑडिटर की सहन शक्ति एरर्स को लेकर के, ऑडिटर कितना सहन करेगा एरर्स को, अगर ऑडिटर वो कम रखता है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा सैम्पल साइज़ रखेगा, और अगर ऑडिटर टॉलरेबल एरर्स को क्या करेगा, ज़्यादा रखेगा तो वो क्या करेगा, कम सैम्पल साइज़ लेगा। वन देयर इज़ एन इंक्रीज, जब भी इंक्रीज़ होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द डेविएशंस पॉपुलेशंस के अंदर, मतलब पॉपुलेशंस और पॉपुलेशंस के अंदर ज़्यादा डेविएशंस मिलता है तब जो टेस्ट किया जा रहा है दैन द सैम्पल साइज़ विल बी इंक्रीज, तो सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। हायर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द डेविएशंस, ज़्यादा डेविएशंस होगा तो लार्ज सैम्पल साइज़ ज़रूरी होगी ताकि ऑडिटर जो है वो उस पोजीशंस में आ सके कि वो रीजनेबली एस्टिमेट करेगा एक्चुअल रेट ऑफ द डेविएशंस, वो एस्टिमेट कर पाएगा कि एक्चुअल रेट ऑफ द डेविएशंस कितना होगा। फैक्टर्स जो कि रिलेवेंट है ऑडिटर को कंसिडर करने पड़ेंगे ऑफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द डेविएशंस, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ऑडिटर्स का अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द बिजनेस। ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द डेविएशंस, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द डेविएशंस। फैक्टर्स रिलेवेंट टू द ऑडिटर्स, जो भी फैक्टर रिलेवेंट होता है ऑडिटर का उसके अंदर उसको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द डेविएशंस को कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग, कि ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग कितना है बिजनेस को लेकर, पर्टिकुलर रिस्क प्रोसीजर्स को लेकर ऑब्टेन करना है, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर, चेंज इन द पर्सन, या तो
इंटरनल कंट्रोल्स, अगर कोई भी चेंजेस होता है पर्सनल्स के अंदर या तो इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर, जिसके रिजल्ट से जो ऑडिट प्रोसीजर्स है जो अप्लाइड किया गया है प्रीवियस पीरियड के अंदर एंड जो रिज़ल्ट है अदर ऑडिट प्रोसीजर्स का, उसको भी उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब चेंज क्या चेंज हुआ है पर्सनल्स, मतलब जो भी पर्सनस मैनेजमेंट के अंदर थे उसके अंदर कोई चेंज हुआ, स्टाफ के अंदर कोई चेंज हुआ तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जिसके रिजल्ट से वो ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड करेगा प्रीवियस पीरियड के अंदर। प्रीवियस पीरियड्स के अंदर मतलब जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई की गई थी उससे जो भी रिजल्ट मिला था वो भी उसको चेक करना पड़ेगा, एंड जो भी रिजल्ट्स अदर ऑडिट प्रोसीजर्स का उसको भी उसको चेक करना पड़ेगा। हाई एक्सपेक्टेड कंट्रोल्स डेविएशंस रेट ऑर्डिनरीली warrant little if any reduces the asset risk of the material misstatement। यानी अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेड कंट्रोल्स ऑफ द डेविएशंस है, मतलब ज़्यादा डेविएशंस है जो ऑर्डिनरीली उसने प्रिडिक्ट करके चला था उससे, तो रिड्यूस ऑफ द रिस्क असेसमेंट ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा रिस्क ऑफ द मिसस्टेटमेंट्स। लास्ट लाइन को फिर से बोलते हैं, हाई एक्सपेक्टेड कंट्रोल्स ऑफ द डेविएशंस, अगर एक्सपेक्टेड कंट्रोल्स डेविएशंस, अगर डेविएशंस जो हैं कंट्रोल्स के अंदर अगर वो हाईली एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ऑर्डिनरी वारंट लिटल, और अगर ऑर्डिनरी देखा जाए तो वो कम है, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जो भी असेस किया गया है, मतलब रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसमें से कम निकलेगा। यहाँ पर क्या था कि ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज़्यादा कंट्रोल्स के अंदर डेविएशंस होंगे, लेकिन जब देखने गए तो वहाँ पर कम निकला, तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो भी रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस किया गया होगा वो भी कम हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन द ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ द एश्योरेंस, ऑडिटर को डिज़ायर लेवल ऑफ द एश्योरेंस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। टॉलरेबल रेट जो होता है डेविएशंस का वो एक्सीड नहीं करना चाहिए एक्चुअल रेट ऑफ द डेविएशन से इन द पॉपुलेशंस, यानी जो टॉलरेबल रेट है वो किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, एक्चुअल रेट ऑफ द डेविएशंस पॉपुलेशन से। मतलब पॉपुलेशंस के अंदर जो भी एक्चुअल रेट ऑफ द डेविएशंस होता है, मतलब हमने सैंपल लगाया और सैंपल्स के अंदर से हमने रिजल्ट निकाला और पॉपुलेशंस का रिजल्ट देख रहे हैं हम लोग, तो दोनों के अंदर डेविएशंस हो रहा है, तो मतलब ये जो डेविएशंस है ये टॉलरेबल रेट ऑफ द डेविएशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल रेट ऑफ द डेविएशंस है पॉपुलेशंस के अंदर वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टॉलरेबल रेट ऑफ द डेविएशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हो सकता है ऑडिटर ने टॉलरेबल रेट लगाओ 2% का और यहाँ पर एक्चुअल रेट ऑफ द डेविएशंस पॉपुलेशंस के अंदर निकल के आ रहा है 5%, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑडिटर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा डिज़ायर लेवल ऑफ द एश्योरेंस, यहाँ पर इंक्रीज़ कर देगा। अगर ऐसा कुछ है तो ऑडिटर क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा उसका सैंपल साइज़ को, ग्रेटर लेवल ऑफ द एश्योरेंस लेगा ऑडिटर, और उससे रिज़ल्ट जो भी सैंपल्स का निकलेगा उसको वो देखेगा कि उसके अंदर कितना डेविएशंस आ रहा है पॉपुलेशंस के अंदर। लार्जर सैंपल साइज़ यहाँ पर वो सिलेक्ट करेगा क्योंकि डेविएशंस जो है वो अगर ज़्यादा आ रहा होगा पॉपुलेशंस के अंदर टॉलरेबल रेट ऑफ द डेविएशन से, तो वो ज़्यादा सैंपल साइज़ को चुनेगा और ज़्यादा डीपली चेक करेगा। इन केस लार्ज पॉपुलेशन, अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो एक्चुअल साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अगर लार्ज पॉपुलेशंस होगा तो एक्चुअल साइज़ ऑफ द पॉपुलेशंस कम आएगी। अगर जो इफ़ेक्ट्स होता है सैंपल साइज़ का, अगर जो इफ़ेक्ट्स होता है सैंपल साइज़ का, इफ़ेक्ट्स ऑन द सैंपल साइज़, इफ़ एनी, जो इफ़ेक्ट करेगा किसको, सैंपल साइज़ को, मतलब लार्ज अगर पॉपुलेशंस होगी तो एक्चुअल साइज़ जो होगी पॉपुलेशंस की वो कम आएगी अगर इफ़ेक्ट करेगा वो सैंपल साइज़ को। For smaller populations, however, the audit sampling may not be efficient as the alternative means of obtaining the sufficient and appropriate audit evidence। अगर स्मॉलर ही सैंपल, अगर स्मॉल पॉपुलेशंस होता है तो फिर तो सैंपल्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम वैसे ही सारी चीज़ों को चेक करके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकते हैं। Therefore, there will be the negligible effect ऑन द सैम्पल साइज़, और यहाँ पर नेग्लिजिबल इफेक्ट होगी सैम्पल साइज़ के ऊपर क्योंकि इंक्रीज़ हो जाएगा नंबर्स ऑफ द सैम्पल यूनिट्स इन द पॉपुलेशंस। मतलब सैम्पल यूनिट्स होंगे पॉपुलेशंस के अंदर वो बढ़ा दिए जाएंगे।